दोस्तों वेलकम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम। इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ राजस्थान 2020-21 पर हम कक्षावार चर्चा कर रहे हैं और एक एक टॉपिक पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कक्षाएं पसंद आ रही होंगी, तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। और इसके साथ एक और मदद आपको करनी है, वो है शेयर करने की, क्योंकि आप जानते हैं कि केवल 300-400 बच्चों तक ही हम पहुंच नहीं बनाना चाहते, बल्कि ऐसे बहुत से छात्र हैं जो अच्छी क्वालिटी का मैटर चाहते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिलता है। तो आप अपने सभी दोस्तों के ग्रुप्स में, जितने भी आपके सोशल मीडिया से रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पर एक बार इसे शेयर जरूर करें, ताकि क्योंकि जब आप रेफर करते हैं अपने दोस्तों को तो निश्चित रूप से वो आप पर विश्वास करते हैं, और चूंकि आप हम पर विश्वास करते हैं तो आप इसे जरूर रेफर कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की और बात करते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। पिछली कक्षा में मैंने आपको राजस्थान के जो थोक मूल्य सूचकांक है उन पर जानकारी प्रदान की थी। तो थोक मूल्य सूचकांक या होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, ये मैंने आपको पिछली कक्षा में बढ़िया तरीके से समझा दिया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके कौन कौन से हिस्से होते हैं, जैसे कि प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन, शक्ति, प्रकाश, उपस्नेहक और विनिर्मित उत्पाद। और मैंने ये भी बताया था कि इनमें किस तरह से वृद्धि देखी गई है, क्या क्या गिरावट हुई है। अलग अलग सालों की तुलनात्मक अध्ययन भी हमने किया था, जहां से प्रश्न बनते हैं। आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में। देखिए दोस्तों, बड़े स्तर पर जब हमें महंगाई का पता लगाना होता है या फिर व्यापारिक स्तर पर महंगाई का पता लगाना होता है, तब हम जो है थोक मूल्य सूचकांक या होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं। लेकिन जब आपको सामान्य उपभोक्ता, जो अंतिम रूप से उत्तरदायी होता है चीज़ों को खरीदने के लिए, जैसे कि आप या मैं, जिसको रोजाना की रोजमर्रा की जरूरत के लिए पूर्ति करने के लिए कोई चीज़ खरीदनी पड़ती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप भोजन बनाना चाहते हैं तो आपको खरीदना पड़ेगा गेहूं, और गेहूं किसी समय किस मूल्य पर मिल रहा है, ठीक है, और पिछली दो जो आधार वर्ष है उसकी तुलना में उसमें कितनी ज़्यादा वृद्धि हो गई है, इसके बारे में जानकारी देने वाला जो सूचकांक है वही है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक निश्चित समयावधि जो है, एक टाइम पीरियड जो है, उसमें कुछ वस्तुएं हैं, कुछ चुनिंदा वस्तुएं। इसमें आप क्या करते हैं, जैसे आपने देखा कि थोक मूल्य सूचकांक में तो हमने 3 अलग अलग कैटेगरीज बांट दी, प्राथमिक वस्तुएं अलग बनाई, विनिर्मित बनाई और ऊर्जा वाली बनाई। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर कुछ अलग तरह की वस्तुएं मिलेंगी, खास करके वे जो रोजमर्रा के जीवन में उपयोग होती है। तो रोजमर्रा की उपयोग होने वाली चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्यों में जो परिवर्तन होता है, खुदरा मतलब रिटेल प्राइसेस, मतलब अंतिम स्तर पर कितने में मिल रही है एक्चुअल में। हो सकता है ग्वार की फली मार्केट में 18 रुपए किलो में जो है होलसेल प्राइस पर हो, लेकिन बाहर अगर मार्केट में ये 40 रुपए किलो में मिल रही है तो हम इसी पर बात करते हैं। और ऐसा ही होता है, लगभग इतना ही अंतर होता है होलसेल और रिटेल प्राइस में। किसानों से व्यापारी इसे इस रेट पर खरीदते हैं क्योंकि वे बल्क में माल खरीदते हैं, लेकिन जब एक छोटा सा ठेले वाला आपको सब्जी बेचने आता है तो वो इस रेट पर बेचने आता है। तो ये अंतर आप देख सकते हैं। और चूंकि फाइनली उपभोक्ता को तो इतना ही पे करना पड़ रहा है, 40 पे करना पड़ रहा है, तो उसके लिए तो यही उसके लिए रेट हो जाएगी। तो यह देखा जाता है कि उपभोक्ता जब किसी वस्तु को क्रय करता है तो उसे कितना ज़्यादा महंगाई का प्रभाव जो है झेलना पड़ रहा है। तो ये जो बदलाव हैं, जो रेट्स में बदलाव होते हैं, ये उपभोक्ताओं की आय और उनके कल्याण की वास्तविक क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर जो उनकी है, उसको प्रभावित करते हैं। और इसीलिए सरकार जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर ज़्यादा ध्यान देती है, क्योंकि चुनाव के समय महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा होती है और सरकार का लगातार प्रयास होता है कि रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं उनके मूल्य कम से कम जो है नियंत्रित रहें। जैसे कि वर्तमान में पेट्रोल के दाम में जो उछाल आ रहे हैं, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के अक्सर चर्चाएं की जाती है। अब ये ज़्यादातर जो सूचकांक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये उन वर्गों पर लक्षित होते हैं जिन वर्गों को सबसे निम्नतम वर्ग माना जाता है। 4 प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हर महीने प्रति माह तैयार किए जाते हैं देश में। इन चारों में से पहला है औद्योगिक श्रमिकों के लिए, जो इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं। हमारे जो बड़े बड़े शहरों में इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, वहां पर काम करने वाले श्रमिक। दूसरे हैं कृषि श्रमिक, जो कृषि कार्यों में काम करते हैं, ठीक है, खेती बाड़ी के कामों में, जैसे कि कटाई का काम हो गया, बुआई का काम हो गया, निराई गुड़ाई का काम हो गया, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम हो गया, वे श्रमिक। तीसरे नंबर पे होते हैं ग्रामीण श्रमिक, जो ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, जैसे कि कहीं पर गड्ढा खोदना है
या कहीं पर मकान का निर्माण करवाना है, सड़क निर्माण में काम करना है, ये सारे ग्रामीण श्रमिक होते हैं। और चौथा, ग्रामीण एवं शहरी हेतु, मतलब फाइनली आप क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में डेटा कलेक्ट करके ये बताते हैं कि इन क्षेत्रों में महंगाई का स्तर क्या है। तो अलग अलग वर्ग के जो श्रमिक हैं उनके लिए 3 प्रकार के सूचकांक, और अंत में ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों का एक संयुक्त सूचकांक जो है वो बनाया जाता है। अब चूंकि शुरुआती जो 3 सूचकांक मैंने बोले, औद्योगिक, ठीक है, कृषि श्रमिक और ग्रामीण श्रमिक, ये श्रम से जुड़े हुए हैं। किससे? श्रम से जुड़े हुए हैं, तो इनके आंकड़े प्राप्त करता है श्रम ब्यूरो शिमला। तो जो श्रमिकों से जुड़े सूचकांक हैं वो तो श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा जारी किए जाते हैं, जबकि जो ओवरऑल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का संयुक्त सूचकांक, जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, रूरल एंड अर्बन कंबाइंडली, वो जो है आपके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है उसके द्वारा तैयार किया जाता है और जारी किया जाता है। ये चारों के चारों सूचकांक प्रति माह जारी किए जाते हैं, ठीक है। और बात करें औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की, सबसे पहले देखो 4 में से सबसे पहले औद्योगिक श्रमिकों के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब कभी आप एक चर्चा सुनते होंगे क्या कि सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़ गया, कई बार आपने सुना होगा, आप भी जब सरकारी जॉब में जाएंगे तो आप भी डीए की मांग करेंगे कि हमारा डीए बढ़ना चाहिए। तो आपका जो डीए बढ़ता है ना, वो इन औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तैयार होता है। तो पहले औद्योगिक श्रमिकों का जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक था, इसका आधार वर्ष था 2001 बराबर 100, पिछले साल तक। कब तक? अगस्त तक। अगस्त 2020 तक आधार वर्ष 2001 बराबर 100 था, और सितंबर 2020 में इसको चेंज कर दिया 6 महीने पहले, और इसे कर दिया आधार वर्ष 2016 बराबर 100। अब जो है 2016 में 100 रुपये रेट्स मान करके माना गया है, और उसके बाद जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनको देखा जा रहा है। एक और काम जो किया गया वो ये है कि राजस्थान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो औद्योगिक श्रमिकों का था, इसके लिए डेटा कलेक्ट करने का काम 3 जगह से होता था, जयपुर, ठीक है, अजमेर और भीलवाड़ा। ये 3 जगह थी जहां से हम पहले डेटा कलेक्ट करते थे। लेकिन अब क्या किया, अजमेर की जगह पर ले लिया है अलवर, क्योंकि आप भी जानते हैं कि औद्योगिक केंद्र के रूप में अलवर बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा है। अलवर में बहुत से औद्योगिक क्षेत्र हैं, भिवाड़ी हो गया, नीमराना हो गया, तो वो क्षेत्रों को देखते हुए, उसके महत्व देखते हुए अजमेर चूंकि अब इतना औद्योगिक क्षेत्रों में थोड़ा पिछड़ गया है, तो इसीलिए अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी है ही, और जयपुर राजधानी है। तो 3 केंद्र है, अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा। इन तीनों से अब 2020 सितंबर से, जब से आधार वर्ष 2016 बराबर 100 किया है, तब से जो है लिया जा रहा है। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से पूछा जा सकता है, तो आप इसको स्टार कर लीजिए, कंफर्म क्वेश्चन यहाँ से आएगा। चलिए, तो इस पर डिटेल में बात कर लेते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसी भी देश में औसत औद्योगिक मजदूर परिवार द्वारा जो वस्तुएं उपभोग की जाती है उनके मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है, ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का लक्षित समूह कौन सा है? कौन कौन से क्षेत्रों के श्रमिक इसमें आते हैं? इसमें आते हैं आपके कारखानों में काम करने वाले, इसमें आते हैं आपके खनन क्षेत्र में, जो खनन के जो काम होते हैं उनमें, वृक्षारोपण क्षेत्र में, मोटर परिवहन वाले क्षेत्र के मजदूर जो भी हैं, पोत परिवहन के क्षेत्र के, रेलवे के, और विद्युत उत्पादन और वितरण में जो श्रमिक लगे हुए हैं वे सभी। अब चूंकि ज्यादातर आप देखते हैं कि कारखाने हो गए बड़े बड़े, रेलवे एक पूरा का पूरा गवर्नमेंट सेक्टर भी है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों के मजदूर हैं, खनन क्षेत्र में भी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों के मजदूर हैं। तो ये सारे के सारे हमारे उपभोक्ता वर्ग जो श्रमिक हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और चूंकि ये श्रमिकों की आय को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, इसलिए जो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता है वो औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। तो याद रखना आप, डियरनेस अलाउंस जो बढ़ाया जाता है वो CPI-IW के आधार पर, CPI-IW क्यों बोल रहा हूँ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर, इनके आधार पर ही बनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, अब 2 बार मैंने आपको बता दिया है कि आधार वर्ष 2001 बराबर 100 था अगस्त 2020 तक, और 2016 बराबर 100 हो गया है सितंबर से, तो सितंबर 20 से चेंज हो गया है। तो हमें, चूंकि हम 2019-20 की बात, अभी 2020-21 की बात कर रहे हैं, तो इस वर्ष का जो है
आधा तो हमारा 2001 के आधार पर है और बाद का आधा 2016 के आधार पर है। ठीक है, तो पहले देश के 78 चयनित केंद्रों से ये कलेक्ट होता था, जिसमें जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा था। ठीक है, और औसत वृद्धि दर जो है अगस्त 2020 तक थी 4.42%। ठीक है, जो वृद्धि जो 2019 की तुलना में हम देखें वो बढ़ करके 4.42% रही। अब क्या है, इनमें अलग अलग केंद्रों की वृद्धि भी हम देख सकते हैं। जयपुर की वृद्धि है 3.83, अजमेर की 2.74 और भीलवाड़ा की 3.72। तो जयपुर में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी CPI IW में अगस्त 2020 तक। इसके बाद में जब वर्ष 2016 कर दिया गया आधार वर्ष, तो हमारे जो है अलग अलग केंद्रों का सूचकांक यहाँ पर आप देख सकते हैं 118, 115 और 113 है। ठीक है, अजमेर केंद्र की जगह हमने अलवर ले लिया है, तो अब यहाँ पर अजमेर नहीं आ रहा है, यहाँ पर अलवर आ रहा है। तो अभी तो इसमें चेंजेस हम देख नहीं पाएंगे प्रतिशत वृद्धि, क्योंकि इस साल जो डेटा आएगा उसके बाद अगले साल प्रतिशत वृद्धि को हम पढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये पूरी की पूरी डिटेल है, पूरा का पूरा जयपुर केंद्र का क्या रहा। अब इसमें देखो कौन कौन से वर्ग हैं। पहला है खाद्य वर्ग, दूसरा है पान, सुपारी, तंबाकू एवं मादक पदार्थ, तीसरा है ईंधन एवं प्रकाश, चौथा है आवास, पांचवा है वस्त्र, बिस्तर और जूते, और छठा है विविध। तो ये 6 कैटेगरीज हमारे यहाँ मानी जाती है। जैसे कि हमने देखा था कि 3 कैटेगरीज हमारे थोक मूल्य सूचकांक में थी, प्राथमिक वस्तुएं, विनिर्माण और ईंधन एवं प्रकाश वाला क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर जो है 6 कैटेगरी है, खाद्य, पान, सुपारी, तंबाकू, मादक पदार्थ। अब तो क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादातर श्रमिकों में आप देखेंगे कि पान, सुपारी, तंबाकू की आदतें होती है, इसलिए इसको एक कैटेगरी में लिया गया है। श्रमिक जो है रातों को काम करते हैं और ज्यादातर जो है किसी न किसी नशे के माध्यम, अब कोई ड्राइवर है गाड़ी चलाने वाला, ये बिल्कुल क्लियर है 98% ड्राइवर्स या तो स्मोक करते हैं या किसी तरह का टोबैको चाइंग करते हैं। ठीक है, इसी तरह ईंधन और प्रकाश पर खर्च उनका, आवास पर खर्च, वस्त्र, बिस्तर और जूतों पर खर्च और विविध खर्च, ये 6 तरह के समूह इसमें बना करके इसका जो है चेक किया जाता है। तो आधार वर्ष 2001 ही इसमें दिया है, लेकिन अब 2016 हो गया है। अगली बार से आप बार बार 2016 ही पढ़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो होता है कृषि श्रमिकों के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि कृषि श्रमिक और ग्रामीण श्रमिक दोनों के लिए आधार वर्ष 1986-87 है। तो अगर कोई सबसे पुराना आधार वर्ष किसी सूचकांक में चल रहा है अभी, तो वो है एक तो कृषि श्रमिक के लिए और एक है ग्रामीण श्रमिक के लिए। जो 2 सूचकांक मैंने बताए थे आपको, कृषि श्रमिकों के लिए और ग्रामीण श्रमिकों के लिए, वो दोनों में ही, एक तो हो गया कृषि श्रमिक एग्रीकल्चर लेबर और दूसरा हो गया रूरल लेबर RL, CPI RL। ठीक है, दोनों के लिए ही आधार वर्ष 1986-87 बराबर 100 माना गया है। दोनों को ही श्रम ब्यूरो तैयार करता है, तो कृषि श्रमिक और ग्रामीण श्रमिक दोनों के लिए इसका काम है तैयार करना। यहाँ पर आपको कृषि श्रमिकों के लिए एक डिटेल दी हुई है और आप देख रहे हैं ये लगभग 1000 तक चला गया है, क्योंकि 1986-87 के बाद से तो लगभग आप मान सकते हैं 5-6 गुना 10 गुना तक वृद्धि हो ही गई है। ठीक है, चलिए इसमें डिटेल में आपको नहीं जाना है। एक बात यहाँ ध्यान रखनी है, आपका जो कृषि वर्ष होता है ना, कृषि वर्ष आपका वित्त वर्ष की तरह अप्रैल टू मार्च नहीं होता है, ये ध्यान रखना। अप्रैल टू मार्च नहीं मानना है, ये होता है जुलाई से जून, क्योंकि जुलाई में बारिश होती है और खरीफ की फसल के साथ ही सीजन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो जुलाई से लेकर के और जून तक आपका कृषि वर्ष माना जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका जो सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। जैसा मैंने बताया, ग्रामीण, शहरी और संयुक्त। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसका डेटा जारी करता है। चूंकि 3 पहले के सूचकांक श्रम ब्यूरो करता है क्योंकि श्रमिकों से जुड़े हैं, लेकिन ये वाला सामान्य उपभोक्ताओं से जुड़ा हुआ सूचकांक है, तो इसीलिए इसे नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, अलग अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है अखिल भारत और राज्य संघ राज्य क्षेत्र के लिए 2012 के आधार पर माह जनवरी 2011 से जारी हो रहे हैं। ठीक है, याद रखिए 2011 जनवरी में इसका आधार वर्ष बढ़ा करके 2012 कर दिया था। पहले ये 2005 के आधार पर हुआ करता था, लेकिन जनवरी 2011 से इसको क्या कर दिया है, आधार वर्ष को 2012। अब आपको 2-3 चीजें तो याद हो गई होगी। इंडस्ट्रियल लेबर के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है 2016, एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर के लिए यह है 1986-87 बराबर 100। और जब हम बात करते हैं CPI हमारा सामान्य, ठीक है, कॉमन, तो वो है आपका 2012 के आधार वर्ष। ये आधार वर्ष से जुड़ा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है,
से पूछा भी जा सकता है। तो इसे ध्यान रखना है हमको बिल्कुल कि ये जो तीनों के आधार वर्ष है वो इस तरह से है। यहाँ पर ये टेबल दी हुई है जिसमें कुछ डेटा दिया हुआ है, लेकिन ये हमारे ज़्यादा काम का नहीं है, इसको आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप छोड़ भी देंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जबकि अन्य तीन को जो आपका श्रम ब्यूरो है, लेबर ब्यूरो है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ जाकर के हमारा एक और टॉपिक पूरा हो जाता है जिसको हम बोलते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। एक प्रश्न यहाँ से बिल्कुल सिंपली बन जाएगा, तो आप अच्छी तरह से इसे तैयार कर लें। अगली कक्षा में मैं आप सभी से बात करूंगा हमारे अगले टॉपिक जिसको बोलते हैं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, शेयर करते रहिए। हमारा जो टेस्ट 2 है वो भी मैंने लॉन्च कर दिया है इकोनॉमिक रिव्यू पर, तो वो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप आज ही उसे ज्वाइन करें। मात्र 99 रुपीज़ की ये टेस्ट सीरीज है, लेकिन मान के चलिए आपके एसआई में और आरएस में रामबाण सिद्ध होगी इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी में अगर आपको सफलता हासिल करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो आप आरएस जंक्शन ऐप डाउनलोड करें आज ही। और ये जो टेस्ट सीरीज है आपकी नई इकोनॉमिक रिव्यू की, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस पर बेस्ड है। कंप्लीट क्वेश्चन आपके हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो सभी लैंग्वेज के स्टूडेंट्स इसको ट्राई कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।